Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture on FSC Part 2. Let's start today's lecture. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्सेप्ट अबाउट अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स आर पैराफिन। अल्केन्स जिन्हें हम पैराफिन कहते हैं, ये क्या है? आइए इसको देखते हैं। अल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अल्केन्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड। इनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। दे हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2। ये इनका जनरल फॉर्मूला दिखाया गया है। जैसा मीथेन है उसमें कार्बन एटम n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हम मीथेन की बात कर रहे थे कि मीथेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो n की वैल्यू यहां पर हम 1 पुट करेंगे। हाइड्रोजन में 2n+2, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसी तरह से मीथेन के बाद ईथेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होते हैं, तो यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। और इसी तरह से हाइड्रोजन में 2n, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, +2 करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो ये हमारे पास ईथेन का फॉर्मूला बन जाएगा C2H6 जी। इन दीज कंपाउंड्स द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 मींस ये टेट्रावेलेंट होता है। अब अल्केन्स के अंदर जो इसकी टेट्रावेलेंसी है ये सेटिस्फाइड होती है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मींस कार्बन के चारों बॉन्ड जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए। ये हो सकते हैं बॉन्ड टू आइदर अदर कार्बन एटम, मींस ईथेन के अंदर जैसे 2 कार्बन एटम है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। अगर अल्केन है तो बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अटैच, आर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम के साथ हो सकता है। जैसे फर्स्ट मेंबर मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन एटम एक ही है लेकिन उसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं, और वो जो चारों हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच। दे आर देयरफॉर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये पिछले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 में इस बात को पढ़ चुके थे कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो या कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड हो बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो फिर उस मॉलिक्यूल को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलें। मीथेन इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं। ईच कार्बन एटम इन अल्केन्स इज sp3 hybridized and has a tetrahedral geometry। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्केन सीरीज है पूरी, इसमें C1 से C40 तक मेंबर हैं। जैसे मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, तो उनके अंदर 5 कार्बन एटम है पेंटेन के अंदर। तो हर कार्बन एटम अल्केन्स में sp3 हिब्रिडाइज्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अल्कीन सीरीज के अंदर जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा उसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन हर कार्बन एटम की नहीं होगी। जिधर डबल बॉन्ड होगा वहां पर हिब्रिडाइजेशन जो होगी उस कार्बन एटम की वो sp2 हिब्रिडाइज्ड होगा। इसमें जो चेन है पूरी की पूरी वो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, उसमें कार्बन एटम sp3 हिब्रिडाइज्ड होगा। जी, ये इधर एक मीथेन का सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि मीथेन में CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक कार्बन एटम ये और उसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम अटैच है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें जो sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 एंगस्ट्रम का होता है। ये एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये भी मीथेन का है। इसमें कार्बन एटम एक और उसके साथ आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन के एटम उसके साथ अटैच हैं। जी, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, यहाँ पर कुछ आपको हिंट दिए गए हैं। स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है कि sp3 हिब्रिडाइजेशन किस तरह से है। अल्केन्स कैन हैव आइदर सिंपल, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड कार्बन चेन। अल्केन्स के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ब्रांच में भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, मींस स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड बोले गए हैं इसका मतलब है स्ट्रेट चेन। अल्केन्स विद अनब्रांच्ड कार्बन चेन आर कॉल्ड नॉर्मल और N अल्केन्स। नॉर्मल कह सकते हैं हम उसको या N के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स all carbon atoms are in state of sp3 hybridization। ये हम पहले बात कर चुके हैं। The distance between two carbon atom, अब जिधर दो कार्बन एटम होंगे वहां पर जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर का होगा। But the distance between two carbon atoms is 154 picometer। दो कार्बन एटम के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 154 पिकोमीटर का होगा। But the distance between carbon and hydrogen is 109 पिकोमीटर। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 109 पिकोमीटर का होगा। जी, ये एक आपको स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। कार्बन एटम जो कि sp3 हिब्रिडाइज्ड है और आप मीथेन में sp3 हिब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जहां पर आपको यूं कह लें कि रिवाइज करवाया गया है कि एक कार्बन एटम जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के बाद 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ये वो है। अब इस कार्बन के पास 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं। एट 4 हाइड्रोजन एटम्स, CH4 का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन एटम और साथ उसके 4 हाइड्रोजन के एटम है। अब हाइड्रोजन एटम जो है इसके पास एक s ऑर्बिटल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और अकॉर्डिंग टू VBT दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर sp3 जो कार्बन का हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो इनकी जो ओवरलैप होती है वो sp3s ऑर्बिटल होती है और ये लीनियर ओवरलैप होती है, ये हेड टू हेड ओवरलैप है, इसलिए यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट्स जब भी लीनियर ओवरलैप हो जिसे हम हेड टू हेड ओवरलैप भी बोलते हैं तो तब हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी तरह से बाकी के हाइड्रोजन एटम भी sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और यूं ये एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर हर ओवरलैप जो होती है
ये sp3s ओवरलैप होती है। जी, तो अब हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ, कि हम अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन, इसके कुछ मेथड, सबसे पहले हम उनके नेम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जी, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको भी देखेंगे कि किस तरह से। जी, बाय डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसकी डीकार्बोजाइलेशन से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स, इन दोनों से अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रीजन, और इसी तरह से ग्रिग्नर रीजन जो है, इससे किस तरह से हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको देखेंगे। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स आर अल्काइन्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल एज अ कैटलिस्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एट 200 to 300 सेल्सियस यील्ड अल्केन्स। अगर हम इतना टेम्परेचर इसको देते हैं तो वो फिर हमें जो यील्ड देता है वो कौन सी? वो अल्केन्स यील्ड मिलती है। जी, द हाइड्रोजिनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट विद प्लैटिनम और प्लैटिनम एट रूम टेम्परेचर, बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल। अब यहाँ पर प्लैटिनम को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो टेम्परेचर है वो क्या है? एट रूम टेम्परेचर। इसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर मींस 25 सेल्सियस के ऊपर हम इसको रिएक्शन को कर सकते हैं, लेकिन क्या है? बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल, लेकिन ये कुछ महंगा है। लेकिन अगर हम निकल को यूज करेंगे तो तब हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। द मेथड is of industrial importance, production of vegetable ghee by the catalytic hydrogenation of the vegetable oil। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो घी बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल यही वाला हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है, क्योंकि जो ऑयल है ये अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और जब हम इनकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये सैचुरेटेड हो जाते हैं, जिसे हम वेजिटेबल घी बोलते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिखाया गया डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्कीन को लिया है, ये है 2 ब्यूटीन, यहां पर देखें CH3 CH, और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और ये है CH और ये CH3। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच है, 3 हाइड्रोजन के एटम उन्होंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, 4th वन इस कार्बन के साथ इसने बनाया, तो यूं इसके 4 बॉन्ड हो गए पूरे। और इसी तरह से सेकंड वाला कार्बन, इसने एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड इसने इधर बनाए, तो ये टोटल इसके 4 बॉन्ड है। अब जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, इनमें स्टूडेंट्स एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात नोट कर लें कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है ये वीकर बॉन्ड होता है। तो जब हम इसको प्लैटिनम की मौजूदगी में रूम टेम्परेचर के ऊपर या निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम इसको 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो इसका जो पाई बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब एक लाइन, ये जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है ये आप जानते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, मींस इसमें ये जो डबल बॉन्ड बना है इसमें
इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और साथ में इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब एक सिग्मा बॉन्ड है वो तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एक पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड, एक लाइन बनने में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। यूं जब एक इनमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन जाएंगे और इसके भी 3 बॉन्ड बन जाएंगे, मीन्स ये अनस्टेबल होंगे। और जब हाइड्रोजन आएगा तो फिर एक हाइड्रोजन की एडिशन इधर हो जाएगी और एक हाइड्रोजन की एडिशन इधर हो जाएगी और यूं ये पहला CH3 बिल्कुल उसी तरह से CH3 रह जाएगा। दूसरे वाला जो CH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के आने की वजह से ये बन जाएगा H2C, मीन्स हाइड्रोजन एटम क्या हुए, बढ़ गए। और कार्बन में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया था, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रह गया था, सिग्मा रह गया था, पाई ब्रेक हो गया था, तो कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये वाला CH ये भी कन्वर्ट हो गया CH2 के अंदर या H2C के अंदर, और फोर्थ वन ये वाला CH3 बिल्कुल उसी तरह से। अब पहले इस वाले स्ट्रक्चर में देखें डबल बॉन्ड मौजूद है, ये अनसैचुरेटेड है। क्या इसमें कोई हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा? नहीं, तो ये क्या है, ये सैचुरेटेड है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अल्केन्स होते हैं। तो ये 2 ब्यूटेन से क्या बन गया, N ब्यूटेन बन गया। अब हम अल्काइन की बात करेंगे कि अल्काइन से हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन दोनों दिखाए गए हैं। पहले अल्काइन। अब जो अल्काइन है इसमें देखें, ये है 2 ब्यूटाइन, ये नोमेनक्लेचर के अंदर नाम लिखने आप सीख चुके हैं, इसलिए ये नहीं आपको दोहराऊंगा। CH3 पहला है, H3C है ये, और यहाँ पर कार्बन एटम के साथ इसका एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये पहला तो सैचुरेटेड है। दूसरे कार्बन को देखें जिधर अनसैचुरेशन मौजूद है, कार्बन और कार्बन में हमें 3 लाइन मींस 3 कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ये है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट्स हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी के दोनों जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। और जैसे अभी हम पिछली स्लाइड के अंदर बात कर रहे थे कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो जो दोनों पाई बॉन्ड है वो दोनों क्या होंगे, वीकर होंगे। और जब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसी तरह से कैटलिस्ट हमने तीनों लिखे हैं, ये दोनों रूम टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं और ये वाला निकल जो है ये 200 से 300 सेल्सियस के ऊपर एफिशिएंटली वर्क करता है। तो यहां पर जब इसका पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से यहां से एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास ब्यूटाइन से ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी देखें, ये जो ब्यूटीन बना है इसमें कार्बन और कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड ये मौजूद है, एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें एक पाई बॉन्ड। तो दोबारा से हम इसको लेंगे, दोबारा से हम इसकी हाइड्रोजनेशन फर्दर मजीद करवाएंगे। तो जब दोबारा से इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये भी उसी तरह से ब्रेक हो जाएगा और जब ब्रेक हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन का एटम इधर ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम इधर ऐड हो जाएगा। ये एक तरह से एडिशन रिएक्शंस भी कहलाते हैं जी। तो जब एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा ये बन जाएगा H2C और एक हाइड्रोजन का एटम इधर आ जाएगा तो ये भी H2C बन जाएगा। ये CH3 उसी तरह से, ये वाला CH3 भी उसी तरह से रह जाएंगे और यूं ये हमारे पास ब्यूटीन से ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने रॉ मटेरियल के अंदर किस चीज को लिया था, मींस स्टार्टिंग रिएक्शन किससे करवाया था, वो हमने ब्यूटाइन से करवाया था। उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई तो वो ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटीन की हाइड्रोजनेशन करवाई तो वो ब्यूटेन में, मींस अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाएं तो वो अल्कीन में, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाएं तो वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर हम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनसे हम अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जी। तो इसको देखते हैं। एन अल्केन्स
is produced when an alkyl halide react with zinc in presence of an aqueous acid। तो यहाँ पर जो aqueous acid हम लेते हैं, ये स्टूडेंट्स हैलोजन एसिड लेते हैं। तो जब हम जिंक को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां से हाइड्रोजन निकलती है, और वो हाइड्रोजन क्या करती है, वो इस अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा देती है। तो आइए इसको देखते हैं। RX क्या है, ये है अल्काइल हैलाइड। ये किस तरह से है, ये जनरल फॉर्मूला हमने स्टूडेंट्स लिखा है। R ये अल्काइल हैलाइड के लिए हम यूज करते हैं, X ये हैलोजन के लिए हम यूज करते हैं। मींस R ये CH3 हो सकता है, मिथाइल रेडिकल हो सकता है, ये इथाइल रेडिकल C2H5 भी हो सकता है। मींस कोई भी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर मौजूद हो सकता है। और ये X ये क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है। जिंक HX ये हैलोजन एसिड है, ये HCl भी हो सकता है, ये HBr भी हो सकता है। जैसे आपको बताया X किस चीज का सिंबल है, ये हैलोजन का सिंबल है। तो यहाँ पर ये सिंबल आपको दिखाया गया रिएक्शन, यहाँ से क्या होता है, ये जिंक इस HX के साथ रिएक्ट करता है और ये बना देता है ZnX2, मींस ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। और जब ये साल्ट बनाता है तब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होता है। ये वाला जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये इस हैलोजन को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, और यू बॉन्ड RH के दरमियान में बन जाता है। तो ये हमारे पास अल्केन है। ये किस तरह से अल्केन है, आइए इसको देखते हैं। CH3I हमने लिया है जनाब मिथाइल आयोडाइड। जैसे हमने कहा X फॉर हैलोजन, तो हैलोजन कुछ भी हम ले सकते हैं, प्लस जिंक प्लस HI। हमने हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रो आयोडिक एसिड को लिया है यहाँ पर। तो जिंक ने इस HI के साथ हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट किया। सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जिंक आयोडाइड बनेगा। ये जो जिंक आयोडाइड बना है ये सॉल्ट, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये किधर चला जाएगा, ये इस CH3 मींस इसके साथ अटैच हो जाएगा, आयोडीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल मीथेन। CH3 से क्या बन गया, CH4। जी, alkanes can also be prepared from alkyl halide using palladium चारकोल एज अ कैटलिस्ट। पैलेडियम को हम यूज कर सकते हैं या चारकोल को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। द मेथड इज नोन एज हाइड्रोजनोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन अकम्पेन्ड बाय द बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है। जी, तो ये किस तरह से है देखें, यहाँ पर सिंपल हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं और हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं RH अल्काइल हैलाइड, इसमें हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं। पैलेडियम हम कैटलिस्ट ले सकते हैं या हम चारकोल ये कार्बन को हम ले सकते हैं। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम इस हैलोजन X को रिप्लेस करेगा। जब रिप्लेस करेगा तो ये बनाएगा HX, दूसरा उसकी जगह ले लेगा, इधर उसके साथ R के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा RH। जी, डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी डीकम्पोजिशन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की वो किस तरह से हम करवा सकते हैं, वो हम सोडा लाइम की मदद से करवा सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, वो COOH एक हो, वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जी, when sodium salt of fatty acids are heated with soda lime prepared by soaking quicklime with caustic soda solution and drawing product, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ये क्या चीज होती है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूं कह लें ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसको हम इसके अंदर सोक करते हैं और इसकी जो ड्राई प्रोडक्ट होती है उसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। They eliminate a molecule of CO2 to form alkanes। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल निकलता है जो कि कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। जी, तो स्टूडेंट्स इसको देखें, ये किस तरह से डीकार्बोजाइलेशन होती है। हमारे पास सोडियम प्रोपेनेट, तो किस तरह से है ये, इसको जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये है हमारे पास सोडा लाइम NaOH
प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको जब हम जस्ट थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास साल्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये बल्कि उसका क्या है, साल्ट है हमारे पास। तो ये वाला जो साल्ट है ये डिकम्पोज होता है। किस तरह से डिकम्पोज होता है, देखिए इसको मैंने सर्कल करके आपको दिखाया गया है। यहां से NaO इस COONA के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये बन जाता है हमारे पास Na2CO3। ये बन गया हमारे पास Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट बन गया। और यहां से देखें ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में ये वाला बॉन्ड ब्रेक और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर चला जाता है और यूं पहला कार्बन H3C और दूसरा जो होता है वो भी CH3 हो जाता है। यहां पर मीथेन की प्रिपरेशन आपको स्टूडेंट से दिखाई गई है। हमने लिया है सोडियम एसीटेट को, जो सोडियम एसीटेट है इसको हमने सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाया है। किस तरह से, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये NaO उसी तरह से ये क्या बना देता है, इसके डीकार्बोजाइलेशन करवाता है और ये बना देता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देता है। और ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 के साथ मिलके क्या बना देता है, CH4 मीन्स मीथेन बना देता है। ये एक स्ट्रक्चर डायग्राम आपको दिखाई गई है कि ये किस तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ पर हमने सोडियम एसीटेट को लिया है और इसी के अंदर हमने सोडा लाइम को डाल दिया है जो हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट है और इसको हमने क्या किया, हीट किया। जब हमने हीट किया तो यहाँ से जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा वो इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर रह जाएगा और जो मीथेन गैस होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये जो बबल्स आपको नजर आ रहे हैं ये मीथेन गैस के हैं। इससे पिछली स्लाइड के अंदर हमने ईथेन को प्रिपेयर किया था और इसमें हमने मीथेन्स, और ये दोनों क्या हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मींस ये दोनों अल्केन्स हैं। आइए अब हम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड अल्केन इज प्रोड्यूस्ड। जब हम साल्ट लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो तब हमारे पास अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमने इसको देखना है कि अल्केन्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जी। दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल उसकी दिखाई गई है, जैसा हमारे पास R के साथ मींस CH3 के साथ है और C2H5 इथाइल के साथ C2H5 के साथ हो सकता है। तो हम यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्केन्स को इस मेथड में प्रिपेयर कर सकते हैं। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये एक चरण रिएक्शन आपको दिखाया गया है कि जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये सारी चीजें किस तरह से बनती हैं, इस सारे प्रोसेस को हमने डिस्कस करना है। इट इज known to involve the following mechanism when potassium salt of acetic acid is electrolyzed। तो जब हम पोटेशियम साल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो तब हमारे पास एसीटेट आयन, जो एसीटेट आयन बनता है वो माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड। एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपने से ऑपोजिट चार्ज वाले आयन मींस एन आयन को अट्रैक्ट करता है। तो यूं ये वाला एन आयन से जो होता है ये एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाता है, गिव्स अप इलेक्ट्रॉन। अब एनोड जो है इसके ऊपर जब ये आयन चला जाता है तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, हमेशा के लिए ऑक्सीडेशन होती है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट आयन फ्री रेडिकल, एसीटेट के फ्री रेडिकल के अंदर।
अब ये किस तरह से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, इसको भी हमने देखना है। जब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, विच डिकम्पोज टू गिव मिथाइल फ्री रेडिकल एंड CO2। तो जब ये एसीटेट का फ्री रेडिकल से जो है ये अनस्टेबल कंडीशन में आता है तो यहाँ से CO2 का स्टेबल मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और मिथाइल रेडिकल जो है वो अलग हो जाता है। और उसके बाद टू सच मिथाइल रेडिकल, ऐसे दो मिथाइल रेडिकल कंबाइन टू गिव ईथेन, ईथेन देते हैं। ये आयोनाइजेशन दिखाई गई है कि जब सोडियम एसीटेट को हम लेंगे तो सोडियम एसीटेट को जब आयोनाइज करते हैं हम तो यहाँ से एसीटेट का एनाइन प्रोड्यूस होता है और साथ में सोडियम का कैटआयन प्रोड्यूस। जी तो आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमने एक रिएक्शन लिख लिया इसका कि सोडियम एसीटेट है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई हमने। ईथेन किस तरह से प्रोड्यूस होगा, CO2 कैसे प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगी और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बन जाएगा। मींस हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इतनी सारी चीजें हमारे पास बन रही हैं। ये कैसे बन रही हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करें कि सोडियम एसीटेट को जब आयोनाइज करते हैं हम तो यहाँ से एसीटेट का एनाइन प्रोड्यूस होता है और साथ में सोडियम का कैटआयन प्रोड्यूस। और ये वाला एसीटेट का एनाइन होगा, ये किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, ये एनोड के ऊपर जाएगा। ओके तो अब देखें एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने किसको अट्रैक्ट करना है, एनाइन को, एसीटेट आयन को इसने अट्रैक्ट करना है, इस एनाइन को। और एनोड के ऊपर क्या है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कोई भी सेल हो तो ऑक्सीडेशन ही होती है। वोलेटिक सेल के अंदर भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही होती है। ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके तो अब देखते हैं हम एनोड के ऊपर एसीटेट आयन की ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी। ये हमारे पास हमने एसीटेट का एन आयन लिया है, ये वाला CH3, ये कार्बोनाइल CO और ये वाला O जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन क्या है जी, ऑक्सीडेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये वाला एनाइन। हमारे पास है दो एसीटेट के एनाइन, जब दो एसीटेट के एनाइन है, एक एनाइन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होंगे। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन। और डियर स्टूडेंट आपको याद होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर क्या है, रिमूवल हो रही है, रिमूवल हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, निकल रहा है यहां से। ये वाला एक नेगेटिव आने वाले पॉजिटिव को उसको बैलेंस करेगा और जीरो, कोई चार्ज नहीं होगा। मींस जब एडिशन होती है तो इलेक्ट्रॉन आता है और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस एटम के ऊपर कह लें, मॉलिक्यूल के ऊपर कह लें, आ जाता है, जिससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिमूव होगा, तो वो चार्ज एनाइन के ऊपर से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। CH3 C कार्बोनाइल, ये तो वो उसी तरह से स्टेबल है। इस ऑक्सीजन के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ। तो ऑक्सीजन के देखें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये 4 ये 5th और ये एक इसने इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ और वो अजाफी इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो रिमूव हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन जो है ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कभी भी बेयर नहीं करेगा कि कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो स्टेबल हो और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद अनस्टेबल हो। तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन का बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ है यहां से इसकी क्लीवेज करवाएगा और यूं ये अपने ऊपर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। तो जब ये इस तरह से करेगा, अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, तो ये एक CO2 का स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब जब ये वाला स्टेबल बन जाएगा तो ये यहां से मिथाइल रेडिकल अलग हो जाएगा। किस तरह से, देखें ये वाला बन रहा है जी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई।
जो बबल्स की सूरत में निकल जाएगी। ये CO2 तो बन गया हमारे पास, और उसके साथ ये वाला अकेला मिथाइल रेडिकल, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है, और ये हमारे पास मिथाइल रेडिकल अलग हो गया। अब ये मिथाइल रेडिकल जो है ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर अनस्टेबल है। अनस्टेबल किस तरह से? कार्बन स्टेबल तब होगा जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर इसके 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, मींस इसके 3 बॉन्ड हैं, तो ये अनस्टेबल है। हमारे पास 2 मिथाइल के रेडिकल्स हैं, तो ये एक हमने अलग अलग करके लिख दिया, ये एक मिथाइल का रेडिकल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की, और यूं आपस में ये क्या बना लेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये हमारे पास बन गया ईथेन। तो स्टूडेंट सोडियम एसीटेट, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं। देखें पहले CO2 भी बन गया हमारे पास, और अब हमारे पास ईथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन भी बन गया। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर होता है जनाब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल होता है ये, और इसके ऊपर होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर, यहाँ पर वाटर जो होता है ये वीकली आयोनाइज होता है, इसको इसलिए हमने पूरा लिख दिया है। बेसिकली ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, तो जो H पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो हाइड्रोजन का रेडिकल बन जाता है, और साथ में OH इसमें से अलग हो जाता है। ये वाला जो OH अलग होता है ना, ये जो आयोनाइजेशन के अंदर सोडियम का कैटाइन बचा था एक, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यूं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन गया। H2 किस तरह से बना? ये रेडिकल बन गया हमारे पास, तो 2 रेडिकल मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो यूं हमने देखा कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उस इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में सोडियम एसीटेट की हमारे पास ईथेन भी बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाती है, हाइड्रोजन गैस भी, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। फिर बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, मींस फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इनसे हम अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं जी। The carbonyl compound of aldehyde or ketones are reduced to methyl or methylene group respectively by either Clemson or Wolff-Kishner reduction जी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं इनकी रिडक्शन करते हैं तो इससे हमें अल्केन्स मिलते हैं। किस तरह से अल्केन मिलते हैं इसको देखते हैं। Informal reaction of ketones is reduced to an alkanes using zinc amalgam and hydrochloric acid जी। तो यहाँ पर अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं यूजिंग जिंक अमलगम, जिंक अमलगम क्या है? जिंक और मरकरी इन दोनों का मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो अल्केन्स की आ जाती है। किस तरह से अल्केन आ जाती है? इस रिएक्शन की मदद से इसको देखते हैं। एसीटोन, ये हमने कीटोन लिया है, और आप जानते हैं कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर कार्बन एटम मौजूद हो तो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है। ये आप फंक्शनल ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जिंक अमलगम, ये वाला जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी, इनको जब हम HCl की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होती है। ये वाली नेसेंट हाइड्रोजन जो है ये अटैक करती है इस कार्बोनाइल के ऊपर। ये वाला जो कार्बोनाइल है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसमें पाई बॉन्ड है। तो ये अटैक करती है, और यहाँ से पाई बॉन्ड जो वीकर बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और यूं ये OH बन जाता है, और ये वाला CH। फर्दर अटैक हाइड्रोजन करती है, तो इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच हो जाते हैं, और एक इसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ में मौजूद होता है, जो कि अनस्टेबल कंडीशन होती है इसके ऊपर। तो ये क्या काम करता है? यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो जाता है, और H2O की फॉर्म में निकल जाता है,
और ये वाला फोर्थ हाइड्रोजन इसके ऊपर दोबारा से अटैच हो जाता है और यूं पहला CH3 उसी तरह से रह जाता है। दूसरे वाला C, इसमें देखें स्टूडेंट्स दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो नजर आ रहा है वो ऑक्सीजन के साथ है। ये कार्बोनाइल जब रिड्यूस हुआ तो इसके ऊपर दो हाइड्रोजन एटम्स की एडिशन होगी। जब इसके ऊपर एडिशन हुई ये वाले CH2, ये इसकी कंडेंस फॉर्म दिखाई गई है। कार्बोनाइल में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का एटम अटैच है, एक इधर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। मींस ये कंडेंस फॉर्मूला दिखाया गया और साथ उसके CH3 उसी तरह से है और साथ में वाटर। तो ये थी हमारे पास कीटोन्स की रिडक्शन जो कि जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में हुई। तो अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड जो हैं इनकी रिडक्शन किस तरह से। Whereas in the latter an aldehyde is reduced to alkanes with the hydrazine in presence of KOH। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी रिडक्शन है। रिडक्शन किस तरह से है, यही वाला हाइड्रोजन जो है इस कार्बोनाइल के ऊपर भी अटैक करता है। जब अटैक करता है तो दो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ये CH है तो CH से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में, और उसी तरह से यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये CH3 उसी तरह से रहता है। कार्बोनाइल, इस कार्बोनाइल की रिडक्शन हुई और ये CH3 में कन्वर्ट हुई जी। तो इस तरह से एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन एंड KOH एट 200 सेल्सियस। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ईथेन आ जाती है जी। फ्रॉम ग्रिगनर एजेंट, ग्रिगनर एजेंट की मदद से किस तरह से हम कर सकते हैं, अल्काइल हेलाइड्स रिएक्ट इन एनहाइड्रस ईथर विद मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बना है इसको हम ग्रिगनर रीजेंट बोलते हैं। मींस ग्रिगनर रीजेंट बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस बताया कि अल्काइल हेलाइड मींस RX है आपके पास, CH3I जैसे हमने मिथाइल आयोडाइड लिया था, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ले लें, मिथाइल ब्रोमाइड ले लें। इसको मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई रिएक्ट करवाएं तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बन जाता है जिसे हम ग्रिगनर रीजेंट बोलते हैं। टू डिकम्पोज ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड टू गिव अल्केन। जब हम इस ग्रिगनर रीजेंट को वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और जब ये डिकम्पोज होता है तो हमें अल्केन मिल जाता है। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है हमारे पास ये देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये अल्काइल, ये मैग्नीशियम, ये हेलाइड। ठीक, तो ये हमारे पास है ग्रिगनर रीजेंट। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम इसकी, वाटर के साथ हम इसको डिकम्पोज करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस मींस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H डाइल्यूट एसिड। ये H पॉजिटिव, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एसिड की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वाला एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर मिथाइल ये ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। ये किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक्चुअली कार्बन के ऊपर होता है। मैग्नीशियम ये डाइवेलेंट होता है, मैग्नीशियम डाइवेलेंट है, मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन नहीं करेगा। ब्रोमीन हैलोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये वाला भी पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर एक एक चार्ज को दिखाया गया है। ये एक इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये वाला एक पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान में पोलैरिटी को शो किया है। मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये वाला H पॉजिटिव आयन ये जाके किसके ऊपर अटैक करता है, इस पार्शियल नेगेटिव के ऊपर अटैक करता है और यूं ये बना देता है इसको CH4 मींस मीथेन। ये मैग्नीशियम इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाता है। एक इसका बॉन्ड Br ब्रोमीन के साथ है, दूसरा बॉन्ड इसका इस OH के साथ बन जाता है। तो यूं इसका ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये भी स्टेबल हो जाता है इस पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की मौजूदगी से।
तो सारे का सारा मॉलिक्यूल से जो होता है ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। ये इधर भी है एक तरह से न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी पोलैरिटी को शो किया जी। ये इथाइल मैग्नीशियम जिसकी हम बात कर रहे थे कि इथाइल, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखें इस कार्बन के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, जो अटैच है मैग्नीशियम के साथ उस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पहला CH3 उसी तरह से रह जाएगा, दूसरे वाला CH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 के अंदर, और मैग्नीशियम Br और OH जाके उसके साथ अटैच हो जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अल्केन्स आर नॉन पोलर, नॉन पोलर हैं, आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। डेफिनेटली वाटर जो है ये पोलर सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर क्या होंगी, अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू देयर वीक इंटरमॉलिक्यूलर forces. They are also less dense than water, इसीलिए water के ऊपर float करते हैं। Alkanes are mostly obtained from crude oil. Heavier fractions are often cracked, put under heat and pressure to obtain more gasoline. हम क्रैकिंग का प्रोसेस पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये एक important point है स्टूडेंट्स, their physical constants like boiling point, melting point, density increase with the increase in number of carbon atoms. Number of carbon atom means जैसे जैसे इसका molecular size बढ़ेगा, इनका melting, boiling point और इनकी density भी बढ़ेगी। Whereas solubility decrease with the increase in molecular mass. लेकिन जैसे जैसे molecular mass बढ़ेगा, solubility इनकी decrease होती जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ physical properties के बारे में समझाया गया है। The boiling point of unbranched alkanes increase with the number of carbon atoms. Unbranched means straight chain वाले जो हैं, इनका boiling point जो होता है वो जैसे जैसे number of carbon atom बढ़ते हैं वो भी increase होता है। The boiling point increased by 20 to 30 Celsius for addition of each CH2 group to the molecule. तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये अल्केन सीरीज, इसकी होमोलोगस सीरीज के अंदर हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि एक से दूसरे मेंबर के अंदर जो डिफरेंस है अल्केन्स का, मींस मीथेन से ईथेन में जाएं, ईथेन से प्रोपेन में, तो मीथेन से ईथेन में CH2 का फर्क है, ईथेन से प्रोपेन के अंदर CH2 का फर्क है। तो वो कह रहा है कि हर CH2 मॉलिक्यूल की एडिशन से कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, 20 to 30 सेल्सियस। और यहाँ पर ये एक आपकी सहूलियत के लिए टेबल दिखाया गया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 वाले, ये भी आप इनको देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं कि एक कार्बन एटम है तो फिर कौन सा है जी, फिर मीथेन है, 2 है तो फिर ईथेन है, 3 है तो प्रोपेन है। मीथेन और ईथेन इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो CH2 का होता है, ये CH4 होता है, ये वाला C2H6 होता है, मींस CH2 का डिफरेंस। ये वाला ईथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 जी। तो इनके दरमियान में भी डिफरेंस जो होता है वो CH2 का होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखें उसी तरह से, एक CH2 का डिफरेंस है तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो इंक्रीज आता है वो कितना, 20 to 30 सेल्सियस। पेंटेन 36, हेक्सेन 69, एप्टेन 98। तो ये 20 से 30 सेल्सियस का डिफरेंस इनके बॉइलिंग पॉइंट में आ जाता है जी। ब्रांच अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर अनब्रांच्ड आइसोमर। तो जो ब्रांच अल्केन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अनब्रांच्ड से कम होता है। इसकी रीजन क्या है, क्यों कम होता है, आइए इसको देखते हैं जी। आइसोमर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट द मॉलिक्यूल ऑफ ब्रांच्ड अल्केन्स हैव द स्मॉलर सरफेस एरिया देन द अनब्रांच्ड वंस जी। तो ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं दोनों के अंदर, मींस पेंटेन की बात कर लेंगे तो 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन। एन पेंटेन को ले लें
आइसोपेंटेन को ले ले, नियोपेंटेन को ले ले, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, लेकिन इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेट चेन वाला है वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, वहां पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है, और जो ब्रांच्ड है वहां पर कंपैक्शन हो गई, सरफेस एरिया कम हो गया। तो जब सरफेस एरिया कम हो गया तो वहां पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको पेंटेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पेंटेन, एन पेंटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 36, और ये नियोपेंटेन है, ये ब्रांच्ड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 9.5 सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रेट चेन वाले का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और ये वाला जो ब्रांच्ड है इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हो गए। हायर मेंबर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये स्ट्रेट चेन वालों के लिए बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब हम उसका आइसोमर डिस्कस करते हैं तो फिर हमेशा ख्याल रखें कि जो स्ट्रेट चेन वाले हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसको यूं समझें, ब्रांच्ड चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन अल्केन्स। मॉलिक्यूल इज मोर कॉम्पैक्ट। मॉलिक्यूल क्या हो जाता है जी, ब्रांच्ड वाले में कॉम्पैक्ट हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया कम हुआ, वंडर वाल डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है ये भी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुई तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो ये इसकी एग्जैक्ट रीजन है। सॉल्युबिलिटी, अल्केन्स नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टेट्राक्लोरोइथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसकी रीजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं जी। तो अब इसको हम रिकैप करते हैं। अल्केन्स क्या है जी, अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। जनरल फार्मूला CnH2n+2। पैराफिन्स लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसलिए हम इनको पैराफिन भी बोलते हैं। मीथेन इनका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है एल्केन सीरीज का, फर्स्ट मेंबर जो है वो मीथेन है। प्रिपरेशन हमने देखी थी, प्रिपरेशन में हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे। हाइड्रोजन एनालिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हमने देखा था कि अनसैचुरेटेड अल्कीन्स और अल्काइन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से हम किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसके अंदर हमने सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी और हमें ईथेन मिला था, CO2 मिला था, H2 गैस मिली थी और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सारी प्रोडक्ट हमने देखी थी। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन की हमने रिडक्शन करवाई थी। एल्डिहाइड की रिडक्शन जो है उसके लिए हाइड्रोजीन और साथ में KOH, और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए जिंक अमलगम और HCl को यूज किया था। फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट, इसके हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई थी, वाटर के साथ इसको ट्रीट करवाया था, तो ग्रिग्नर रिएजेंट जो है वो डिकम्पोज हो गया था अल्केन के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, वो क्या है, नॉन पोलर होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, लो डेंस होते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये डेंसिटी में हमने देखा कि इनकी डेंसिटी जो है वो 0.6 से 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज जी। तो स्टूडेंट्स एंड के ऊपर असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपने केयरफुल होके करनी है। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बिटवीन अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं,
अल्केन्स सीरीज में गैसेस भी मौजूद हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले जो होते हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर मास वाले जो हैं वो लिक्विड्स होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले जो है वो सॉलिड होते हैं। तो गैसेस के अंदर वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, लिक्विड में मौजूद हैं वो कौन सी हैं, और साथ में सॉलिड के अंदर मौजूद हैं वो कौन सी हैं, ये बताना है आपने। How can you prove that alkanes are saturated hydrocarbons by a chemical reaction? एक आपने केमिकल रिएक्शन ढूंढना है। ये आपको मैंने बात बता दी थी कि ये alkanes जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इनकी टेट्रा वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाइड होती है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो लेकिन आपने इसके लिए कोई एक केमिकल टेस्ट देना है कि ये किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और उसके साथ इज अल्केन मीथेन इज सिंथेसाइज्ड बाय कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यह हमने वहां पर बात की थी कि नहीं। इफ योर आंसर इज नो देन एक्सप्लेन योर आंसर, तो फिर बताएं उसकी रीजन क्या है। हम मीथेन पहला मेंबर है अल्केन सीरीज का, तो इसको हम कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये आपने बताना है। और इसके साथ आपने अपना फीडबैक हमें जरूर देना है, अपने सजेशंस हमें जरूर देनी है, और उसके साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।